नमस्कार साथियों। आज फिर हाजिर हो चुके हैं आपके बीच जनरल साइंस की एक नई सीरीज लेकर। तो जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए और अपने मित्रों को भी अवगत करा दीजिए। आज आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अपने आप को थोड़ा बूस्ट कीजिए। उसके लिए ब्रूस ली की 2 लाइनें बहुत मज़ेदार है। देखिए ये सीरीज जनरल साइंस को लेकर है और इसमें आप इस सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करें तो साइंस के सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। मैं टॉपिक वाइज लेकर चलूँगा और इसमें जो हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं ना, सारे क्वेश्चंस आई विल कवर इट। जस्ट सून लेट्स स्टार्ट। देखिए गूजबम्स वाली लाइनें ब्रूस ली की। ब्रूस ली कौन है? आई होप आप सब जानते होंगे। बहुत बड़े कराटे मास्टर थे। इनकी लाइनें हैं कि हालात भाड़ में जाए, मैं खुद अवसरों का निर्माण करता हूँ। देखो कितना गूजबम्स वाली लाइनें हैं कि हालातों से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं अपने अवसर खुद बनाता हूँ। ब्रूस ली की एक लाइन और है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता जो 10,000 किक्स की एक बार प्रैक्टिस करते हैं। मैं उस व्यक्ति से हमें संघर्ष करना चाहिए या उस व्यक्ति से सीखना चाहिए जो एक किक्स की प्रैक्टिस 10,000 बार करते हैं। बिल्कुल। और आपको भी अपनी तैयारी के दौरान हमेशा 10 किताबें एक बार पढ़ने की बजाय एक किताब को 10 बार पढ़नी चाहिए, तब सफलता का स्वाद चखने का मजा आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पादप कोशिका की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं? यानी कि जो प्लांट सेल्स के अंदर पाई जाती है। सूक्ष्म केंद्रक, विशाल गोल्जिकाय, सूक्ष्म माइटोकॉन्ड्रिया और वृहद रिक्तिका। तो आपको देखिए सूक्ष्म केंद्रक है ना, ये तो होता है एनिमल सेल्स के अंदर। गोल्जिकाय भी एनिमल सेल्स, सूक्ष्म माइटोकॉन्ड्रिया भी एनिमल सेल। तो इसके पीछे बचा क्या? वृहद रिक्तिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यस, राइबोजाइम्स एक एंजाइम है जो बने होते हैं, यानी कि राइबोजाइम्स जो एंजाइम है ना, वो किसके बने होते हैं? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, एमिनो एसिड से या राइबो न्यूक्लिक एसिड से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए आपको नेक्स्ट लेवल पे कंटिन्यू जुड़े हुए रहना है और अगर आप इसको कंटिन्यू फॉलो करोगे ना, मैं 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की पूरी साइंस को सीरीज वाइज डालूंगा, बिल्कुल NCERT बेस्ड, जो कि आपके लिए रामबाण होगी। और साइंस अपने आप में आजकल हर काम साइंस के बिना अधूरा सा लगता है। तो मज़ा चखिएगा साइंस का और सफलता आपके कदम चूमेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मछलियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? अर्थात मछलियों का हृदय होता है हार्ट्स में, जैसे हमारे ह्यूमन हार्ट्स में, तो उसी प्रकार मछलियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या किसी में 2 किसी में 4? तो अपने दिमाग के अंदर सोच लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। बिल्कुल। मछलियों के अंदर एक होता है एट्रियम और एक ही होता है वेंट्रिकल। तो इसके अंदर 2 कोष्ठ होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। विडाल टेस्ट कितनी बार सुना होगा आपने, लेकिन हमेशा कंफ्यूज कर जाता है ये विडाल टेस्ट। कभी विडाल टेस्ट, कभी एलिजा टेस्ट, न जाने कौन कौन से टेस्ट हमारे टेस्ट में हमें फंसा देते। तो इसके बारे में है कि विडाल टेस्ट के द्वारा निम्न में से किस बीमारी का उपचार किया जाता है? ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी डेंगू, ऑप्शन सी चिकनगुनिया, ऑप्शन डी फ्लू। तो विडाल टेस्ट हमेशा टाइफाइड का पता लगाने के लिए किया जाता है और टाइफाइड का कॉज क्या है? साल्मोनेली टाइफी। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सोडियम किस तरल पदार्थ में रखा जाता है? यानी सोडियम धातु। आपने आई होप प्रैक्टिकल किए होंगे अगर 12th के अंदर, तो सोडियम को पानी में धुआं किया होगा।
तो सोडियम एक रबर की तरह एक मुलायम धातु होती है जिसको हमेशा एक तरल पदार्थ में डुबो कर रखा जाता है। इसमें पूछा गया है कि किस पदार्थ में डुबो कर रखा जाता है। क्या दूध में डुबो कर रखा जाता है, क्या पानी में डुबो कर रखा जाता है, क्या मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है, या नारियल के तेल में। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपने जो सोचा है वही, ऑप्शन सी आंसर, मिट्टी का तेल, जिस केरोसिन भी कहते हैं। और अब क्वेश्चन ये बनता है कि चलो इसके अंदर डुबो कर रखा जाता है, तो क्यों डुबो कर रखा जाता है? क्योंकि सोडियम हमेशा ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव एजेंट बन जाता है, अपने आप में कह सकते हैं खुद को जलाने लगता है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है ताकि ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है? अर्थात बहुत सारे एंजाइम्स है, सबकी आवश्यकता होती है, लेकिन सबसे आवश्यकता ज़्यादा किसकी आवश्यकता होती है भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए? ऑप्शन ए पानी की, ऑप्शन बी खनिज की, ऑप्शन सी एंजाइम्स की, और ऑप्शन डी वायु की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पानी की। बिल्कुल, अगर हम पानी पिएंगे तो हमारे पेट के अंदर जो डाइजेशन प्रोसेस है वो एक्टिवली मूव कर पाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। गोबर गैस, गोबर गैस में क्या होता है, यानी कि कौन सी गैस है वो गोबर गैस से प्रोड्यूस होती है? ऑप्शन ए ब्यूटेन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी ऑक्टेन, और ऑप्शन डी प्रोपेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीथेन गैस हमेशा गोबर गैस से प्रोड्यूस होती है। और एक बात और बता देता हूँ आपको, ब्यूटेन, देखिए ब्यूटेन है ना, ये स्मेलिंग एजेंट का काम करता है। एलपीजी गैस होती है ना, उसके अंदर ब्यूटेन को मिक्स किया जाता है, जिसको इथाइल मरकैप्टोन भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्मेलिंग एजेंट होता है, जिससे अगर गैस लीक होती है तो इसे तुरंत पता चल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। पादप कोशिका में कौन सा ऑर्गेनेल पाया जाता है? प्लांट सेल्स की बात हो रही है। माइक्रोसोम अर्थात गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और राइबोसोम, यानी कि प्लांट सेल्स के अंदर। अभी पहले पूछा था वो एनिमल सेल्स का था, अब आ गया प्लांट सेल। तो गुणसूत्र है, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया है, चाहे राइबोसोम है, ये तो पाए जाते हैं अपने एनिमल सेल्स में, और प्लास्टिड होते हैं ना, वो पाए जाते हैं प्लांट सेल के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ऑन्कोजेंस किसके लिए जिम्मेदार है? ऑन्कोजेंस, इसके बारे में आपने सुना भी होगा। ऑप्शन ए एड्स में, ऑप्शन बी कैंसर में, ऑप्शन सी क्षय रोग अर्थात टीबी में, और ऑप्शन डी टाइफॉइड में। ऑन्कोजेंस, जैसे ऑन्कोजेंस कुछ ऑन्को सेल्स भी होती है, आपने शायद सुना होगा, तो ये कैंसर के लिए जिम्मेदार होती है। अर्थात कैंसर की स्टडी को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं ना, कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी। बिल्कुल, तो ऑन्कोजेंस है वो कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं। और कैंसर क्या होता है? हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है ना, उसका अनकंट्रोल कह सकते हैं डेवलपमेंट हो जाता है, या अनियंत्रित रूप से विकसित होने लग जाती है कोशिकाएं, जिससे वो कैंसर का कारण बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति मानव शरीर के अंदर रक्त के जमाव या थक्के को रोकती है? अर्थात हमारा जो ब्लड क्लॉट होता है ना, उसको बनने से रोकती है। ऑप्शन ए फाइब्रिन, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी हिपेरिन, और ऑप्शन डी थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिपेरिन। हिपेरिन होता है ना, वो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड क्लॉट होता है ना, उसको बनने से रोकता है। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि कौन सा पदार्थ हो रहा जो हमारे ब्लड क्लॉट को बनाने में सहायक होता है। ये तो है ब्लड क्लॉट को रोकती है। अब विच थिंग्स मेक ब्लड क्लॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। डायनेमो का आविष्कार किसने किया? डायनेमो जो कह सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या जिससे लाइट बनाई जाती है। डायनेमो का आविष्कार किसने किया? माइकल फेराडे ने किया, क्या गुटेनबर्ग ने किया, क्या मैकमिलन ने किया, या फिर पास्कल ने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइकल फेराडे ने। बिल्कुल, माइकल फेराडे ने डायनेमो का आविष्कार किया। अब इसके बारे में भी, बाकी ऑप्शंस के बारे में भी जान लेते हैं। आपको एक क्वेश्चन में समझ लो 4 जानकारियां मिलती है, सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। तो गुटेनबर्ग ने किसका आविष्कार किया?
तो इन्होंने किया था प्रिंटिंग प्रेस का, और मैकमिलन ने किया था बाईसाइकिल का, और पास्कल ने किया था कैलकुलेटर का। ये भी बात ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। किस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, और कई बार ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, सीधा सीधा पूछा जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, 8 मार्च, 1 दिसंबर और 10 जनवरी। तो आई होप ये तो आपको बहुत अच्छी लग रहा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी, बिल्कुल। रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट के लिए सीवी रमन साहब को, उनकी याद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जिन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, बिल्कुल। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल वीमेंस डे। 1 दिसंबर को एड्स डे, और 10 वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अम्ल वर्षा, एसिड रेन, बिल्कुल, इसको क्या कहते हैं? मार्बल कैंसर भी किया जाता है एसिड रेन को। एसिड रेन पर्यावरण प्रदूषण का कारण होती है, अर्थात अम्ल वर्षा के अंदर कौन कौन सी गैसेस होती है? CO2 और NO2, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2, ओजोन और कार्बन ऑक्साइड, या NO2 और SO2। एसिड रेन के अंदर देखिए, इसमें NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का मिक्सेशन होता है, विच इज नॉन एज एसिड रेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात की जाती है। रोशनी का वेग अधिकतम किस में होता है? यानी कि लाइट का सबसे ज़्यादा वेग कह सकते हैं, उसकी तीव्रता, उसका प्रकाश किस में ज़्यादा होता है? क्या हीरे में होता है, क्या पानी के अंदर होता है, क्या वैक्यूम में होता है, या फिर हाइड्रोजन में? रोशनी देखिए, रोशनी ध्वनि, देखिए रोशनी के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन होनी चाहिए, हवा होनी चाहिए, वायु होनी चाहिए, तभी ध्वनि सुनाई देती है। जबकि रोशनी के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात वैक्यूम के अंदर सबसे ज़्यादा रोशनी का वेग होता है, जबकि सबसे कम होता है हीरे के अंदर। क्योंकि हीरे के अंदर क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, तो इसलिए हीरे में सबसे कम होती है, जबकि वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है रोशनी। चलिए वेग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात की जाती है। मेघनाथ साहा को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? देखिए थोड़ा नया लग सकता है ये क्वेश्चन, लेकिन ये कई बार एग्जाम्स में आए गए, और मैं जो भी सारे क्वेश्चन लेके आया हूं, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मेघनाथ शाह को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? भौतिकी में, क्या फिजिक्स में, या क्या चिकित्सा विज्ञान में, क्या पर्यावरण विज्ञान में, या हिस्ट्री में? तो मेघनाथ शाह को भौतिकी के क्षेत्र में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए जाना जाता है, और इनके नाम पर शाह इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स भी कोलकाता के अंदर स्थित है। शाह इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स कोलकाता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इम्यूनोलॉजी के जनक, हु इज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी? इम्यूनोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लुई पास्चर को, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच को, ऑप्शन सी लैंड स्टीनर को, और ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर। अपने मस्तिष्क में, दिमाग में इस प्रश्न को सोच लीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्यूनोलॉजी कई बार पूछा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर, जिन्होंने चेचक के टीके की भी खोज की। अब लुई पास्चर के बारे में भी थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। तो लुई पास्चर ने रेबीज की वैक्सीन खोज की थी। रॉबर्ट कोच, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। लैंड स्टीनर ने, आपको पता ही होगा, ब्लड ग्रुप की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मोबाइल संचार के संबंध में LTE का पूर्ण रूप। देखिए आपके मोबाइल के अंदर ऊपर लिखा आता है ना, राइट कॉर्नर में कभी LTE, तो उसका मतलब क्या होता है? और ये ऐसे क्वेश्चन, फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन भी डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। LTE का पूर्ण क्या है, क्या इसका मतलब फुल फॉर्म क्या है? लिमिटेड ट्रांसमिटेड एनर्जी, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, लिस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, और नन ऑफ द अबव। देखिए ऐसे क्वेश्चन है ना, आप बार बार पढ़ोगे ना तो ये आपके सही होंगे, उसमें गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें लगभग सिमिलरली ऑप्शन दिए जाते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ये याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन LTE। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कौन से बल ग्रहों को अपने अपने कक्षा में रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं? बिल्कुल, जो ग्रह होते हैं ना, जो अपनी कक्षा के अंदर घूमते रहते हैं, उन पर कौन से बल लगते हैं जिसकी वजह से वो स्टेबल रहते हैं? ऑप्शन ए ग्रेविटेशन एंड सेंट्रीपिटल, ऑप्शन बी न्यूक्लियर एंड सेंट्रीफ्यूगल, ऑप्शन सी ग्रेविटेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल, ऑप्शन डी पोटेंशियल और काइनेटिक। इसको तो थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका मतलब होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल और सेंट्रीपिटल यानी कि जो अपसारी होता है, जो केंद्र की ओर लगता है, इसमें हो गया न्यूक्लियर बल, और सेंट्रीफ्यूगल यानी कि अभिसारी जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है, फिर है ग्रेविटेशन और सेंट्रीफ्यूगल, और फिर है पोटेंशियल और काइनेटिक यानी स्टैटिक और गतिक बल। तो इसका राइट आंसर देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेविटेशनल और सेंट्रीपिटल। अर्थात एक तो गुरुत्वाकर्षण होता है जो ग्रहों को खींचता है अपनी ओर, और सेंट्रीपिटल लगता है जो ग्रहों को केंद्र की ओर बनने रखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। विटामिन सी निम्न में से किस खनिज के अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन में मदद करता है? विटामिन सी किस खनिज के अवशोषण में मदद करता है? देखिए, विटामिन सी का दूसरा नाम है, इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। तो आप इसका राइट आंसर बताइए। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को भी कहते हैं ना। क्या आयोडीन के अवशोषण में मदद करता है? क्या कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? क्या आयरन के अवशोषण में मदद करता है, या फिर फॉस्फेट के अवशोषण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयरन के। बिल्कुल, आयरन के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। जबकि विटामिन सी की वजह से यानी इसमें कैल्शियम होता है जो कि हमारी बोन्स को मजबूती प्रदान करता है, हड्डियों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अमीबिक पैचिस किसके कारण होता है? हमारे अंदर जो अमीबिक पैचिस होता है ना, उसका कॉज क्या है, रीजन क्या है? ऑप्शन ए एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, साल्मोनेला टाइफी, ई कोलाई और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। बिल्कुल, और साल्मोनेला टाइफी बता दिया आपको, टाइफॉइड के लिए जिम्मेदार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। धातु के तार में विद्युत प्रवाह किसके प्रवाह के कारण होती है? बिल्कुल, जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं ना, उसके अंदर जो करंट का फ्लो होता है ना, प्रवाह होता है ना, वो किसके कारण होता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी आयरन और ऑप्शन डी धारा। तो आई होप जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं उनको तो प्रथम दृष्टा पता चल गया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से ही तार के अंदर करंट फ्लो होता है। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात की जाती है। वायुमंडल में पराबैंगनी किरणें किसके द्वारा अवशोषित की जाती है? पराबैंगनी किरणें, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, यानी कि सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती है ना, उनको हमारे वायुमंडल में आने से पहले कौन अवशोषित कर लेता है, कौन रोक लेता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ओजोन, ऑप्शन डी हीलियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओजोन। बिल्कुल, ओजोन कहते हैं ओजोन की परत अभी डिग्रेड हो रही है या फिर उसकी क्षति हो रही है, क्योंकि हम ओजोन गैसें हैं कई सारी हानिकारक, उनके प्रोड्यूस करने की वजह से जो ओजोन की लेयर होती है ना, वो हमारे वायुमंडल में या वातावरण में सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकते। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। प्रकाश की वेग सबसे पहले किसने मापा? यानी कि प्रकाश का वेग होता ना, उसको सबसे पहले किसने मापा? ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी रोमर और ऑप्शन डी आइंस्टीन। तब तक आप इसका आंसर बताइए। गैलीलियो यूरोपियन यूनियन का एक स्पेस स्टेशन भी है गैलीलियो। न्यूटन फल वाले बाबा, सेव बेचने वाले। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोमर। रोमर ने ही प्रकाश के वेग की सबसे पहले मापा था, उनकी खोज की थी। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। गैस थर्मामीटर एक तरल थर्मामीटर की तुलना में अधिक संवेदनशील अर्थात सेंसिटिव होता है, क्योंकि एक गैस, इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि गैस थर्मामीटर होता है ना, वो तरल थर्मामीटर की तुलना में अधिक सेंसिटिव होता है या अधिक एक्टिव होता है? इसका रीजन क्या है? तो तरल में यानी कि एक गैस तरल से हल्का होता है, एक गैस तरल से अधिक फैलता है,
या प्राप्त करना आसान है या आसानी से अवस्था नहीं बदलता। देखिए ये मज़ेदार क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि स्टूडेंट के लिए टाइम इंपॉर्टेंट होता है। तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन जानबूझकर देता है और इसमें थोड़ा सा लॉजिक की भी बात होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक तरल से अधिक फैलता। बिल्कुल, गैस होते हैं ना, हमेशा सेंसिटिविटी ये होती है एरिया पे, क्षेत्रफल पे डिपेंड करती है। गैस फैलेगा और जितने एरिया पे फैलेगा तो वहाँ की सेंसिटिविटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक तरल से अधिक फैलता है और फैलेगा तो जितने क्षेत्र में फैलेगा वहाँ की पूरी एक्टिवनेस या सेंसिटिव रहेगी। चलिए आज के बुलेट प्रूफ यानी कि आज के बुलेट क्वेश्चन अंतिम प्रश्न पर बात करते हैं, फिर इस सीरीज के इस वीडियो का एंड करते हैं। चलिए क्वेश्चन है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पॉलीमर सामग्री का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको भी जानने में मजा आएगा कि ऐसा क्या है बुलेट प्रूफ जैकेट में जिसको गोली भेद नहीं पाती, जिसके अंदर पित्तल घुस नहीं पाता है, क्या रीजन है। ऑप्शन ए नाइलॉन 66, ऑप्शन बी रेयॉन, ऑप्शन सी केवलर और ऑप्शन डी डेक्रोन। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आप 10 सेकंड सोचिए फिर इसका आंसर दीजिए। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइलॉन 6, बिल्कुल नहीं होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी केवलर। बिल्कुल, केवलर्स लाइक ए ह्यूज एक्टिवनेस होती है, इसके अंदर फाइब्रिक एक्टिव होती है जो गोली को वापस कह सकते हैं अंदर घुसने नहीं देते हैं। बुलेट प्रूफ के अंदर, केवलर के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। चलिए आज के लिए बहुत बहुत मिलते हैं एक नई सीरीज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।